हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 001 के फोर्थ ब्लॉक पर अब हम आ चुके हैं। फोर्थ ब्लॉक का नेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसकी फर्स्ट यूनिट आप देख रहे हैं नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम बिगिन करेंगे। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक आप देखते थे कि हमने यूनिट्स को कम से कम 3 पार्ट्स में स्टडी किया है, बट जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे बात कही थी कि अब हम बेस्ड ऑन कितना उसमें कंटेंट है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो जस्ट नाउ मैंने अभी देखा कि जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक तो ये जो आपका जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर है काफी कम है। अगर हम बात करें तो 1.6 तक ही हमें पढ़ना है फ्रॉम 1.2। तो इस आज के वीडियो में हम पूरी यूनिट को कवर करने वाले हैं। वीडियो कितना बड़ा होता है कितना छोटा रहता है वो पूरा डिपेंड करेगा एक्सप्लेनेशन पर, लेकिन ये तो तय है कि मैं इस पूरी यूनिट को इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि ब्लॉक 4 में हमें 4 यूनिट्स कवर करनी है। तो अगर हम कहीं पर कट शॉर्ट कर सकते हैं तो इससे हम आगे वाले वीडियोज में थोड़ा सा सेव कर पाएंगे। तो चलिए, नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम 2-3 बातों को समझेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। वैसे तो हम सब लोग लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अक्रॉस आते ही रहते हैं, पर साइकोलॉजी में हम प्रॉब्लम कब किसे कहते हैं और कौन सी चीज प्रॉब्लम की तरह देखी जाती है, कैसे सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है, अंडरस्टैंड करेंगे। प्रॉब्लम्स इजी या डिफिकल्ट भी हो सकती हैं, ये भी हम जानेंगे बेस्ड ऑन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस यूज होती हैं, ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पूरा ब्लॉक है उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है और सी सेक्शन वाले में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार जॉर्ज पॉलिया के इस स्टेटमेंट को जरूर देखते हुए चलेंगे। वैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आप सब कुछ पढ़ लीजिए, इंट्रोडक्शन वाली चीजें। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मीन्स फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ अ डिफिकल्टी, अ वे अराउंड एन ऑब्स्टिकल, attaining an aim that was not immediately understandable. Solving problem is the specific achievement of intelligence, and intelligence is the specific gift of mankind. Solving problems can be regarded as the most characteristically human activity. ये जो डेफिनेशन दी है जॉर्ज पॉलिया ने, अगर आप याद कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हैं तो इट्स ओके। हम यहाँ से क्या समराइज कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक कॉग्निटिव एबिलिटी को दिखाता है। सबसे पहले आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर इसे पढ़ भी रहे हैं। दूसरी बात हमारे इंटेलिजेंस को दिखाता है, हमारी और भी बहुत सारी ऐसी मेंटल एक्टिविटीज को दिखाता है, जैसे रेडीनेस, कितना प्रिपेयर हैं हम, कितने क्विक हैं हम, कितने स्मार्ट हैं हम किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और हमें ये भी बताता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना भी अपने आप में हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसी भी ऑब्स्टिकल के अराउंड जब हम आते हैं, किसी डिफिकल्टी के अराउंड जब हम आते हैं, तो उस डिफिकल्टी को सिंपलेस्ट वे तक ले जाना, उस डिफिकल्टी को सॉल्व कर देना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ऑलराइट, तो चलिए, हम ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अक्रॉस अपनी लाइफ में आते हैं, छोटी से छोटी बातों से लेके बड़ी से बड़ी बात तक, जिसको हम जनरली प्रॉब्लम कहते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस यूनिट में, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स के डिफरेंट टाइप्स को समझ पाएंगे और कौन कौन से थिंकिंग के टाइप इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी इनसाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं प्रॉब्लम के टाइप से। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स इल डिफाइंड से लेके वेल डिफाइंड तक वेरी करती हैं। इल डिफाइंड और वेल डिफाइंड में, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है आपकी, कोई चीज बहुत पुअरली डिफाइंड है और कोई चीज बहुत ही अच्छे से बताई जाए। जैसे कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, या कोई आपसे कोई पूछता है किसी भी वे में, वो जितना स्पष्ट रूप से आपसे कहा जाता है, जितना क्लैरिटी के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, उतना ही आपका माइंड अच्छे से प्रोसेस करने लगता है उसके आंसर की तरफ। यही होता है। लेकिन अगर एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स का सिलेक्शन हो, बात तो सॉर्टेड हो मगर इतनी डिफिकल्ट वर्ड्स हो कि आपको बात समझ में ना आए, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, उसको सॉल्व करने के लिए पहले जो आपके माइंड की प्रोसेसिंग है वो भी थोड़ी स्लो हो जाएगी। ऑल्दो आप उसके बाद रिसर्च करके टाइम ज्यादा लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम हमारे सामने किस तरह से आती है, उस किस तरह से डिफाइन की गई है, उसी के बेसिस पर 2 कैटेगरी बन जाती हैं, जिसे हम इल डिफाइंड और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कहते हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम सच एज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन और अ जिग्सा पजल, बोथ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड द इंफॉर्मेशन नीडेड टू सॉल्व इट आर अवेलेबल एंड क्लियर। Thus one can make straightforward judgments about whether a potential solution is appropriate or not. किसी भी जो प्रॉब्लम जो हमको डिफाइन की जाएगी सिंपलर वे में, वो हम बहुत आसानी से उसके बारे में बता सकते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन होगा। Within ill-defined problems such as how to bring peace, not only may the specific nature of the problem be unclear, the information required to solve the problem may be even less obvious. कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम कहते हैं इन व्हाट सेंस आर यू सेइंग दिस। कोई आपसे पूछ लेता है कि आपको, बहुत सिंपल मैं ले रही हूँ, कि आपको क्या पसंद है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपको क्या पसंद है, तो आपका दूसरा इमीडिएट जो क्वेश्चन क्रॉस आता है उस पर वो यही आता है कि
किस सेंस में पूछ रहे हैं आप? क्या पसंद है, मतलब कोई इंसान पसंद है, कोई पर्टिकुलर चीज पसंद है, कुछ खाने में पसंद है, या कोई हॉबी के बारे में बात कर रहे हैं? आप उससे कुछ ना कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आपके सामने आया है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, इसी वजह से आप उसका आंसर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं इल डिफाइंड, जहां पे उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है। अब ग्रीनो जो थे, उन्होंने सजेस्ट किया था वन मेथड ऑफ क्लासिफाइंग वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द जनरल काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल एंड नॉलेज नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, अरेंजमेंट, इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों के बारे में बात करेंगे कि सॉल्विंग ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिक्वायर्ड समवट डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड नॉलेज। जब किसी भी अरेंजमेंट ऑफ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, that the problem solver must rearrange or recombine elements in a way that will satisfy a certain criteria। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जैसे एनाग्राम की कोई प्रॉब्लम आती है, जिक्सा पजल्स आते हैं, तो वहां पे अरेंजमेंट होता है। उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई क्राइटेरिया लेके चलना होगा। जैसे आपके सामने कोई किसी पजल के पीसेस को रख दिया है, तो आप एक ओवरऑल पिक्चर माइंड में जरूर बनाएंगे कि इसको पूरा कंप्लीट करने पर कोई ट्री बन रहा है, कोई जोकर बन रहा है, कोई नेचर का पिक्चर बन रहा है, क्या बन रहा है। तो वो चीज आपको पहले एक माइंड में कहीं ना कहीं क्लियर करनी पड़ेगी। जहां पे स्ट्रक्चर इंड्यूस करने की बात होती है, अ पर्सन मस्ट आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट्स प्रेजेंटेड, ही देन शुड कंस्ट्रक्ट अ न्यू रिलेशनशिप अमंग देम सो दैट द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। ऐसी जो भी प्रॉब्लम होती है जहां पे हमें स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना होता है, जैसे कुछ टाइल्स आपको दे दी जाए, तो टाइल्स को कंप्लीट करने के लिए आप ये जरूर सोचेंगे कि टाइल्स बनके क्या बनेंगे, ऐसा भी आप सोचेंगे। तो उसके स्ट्रक्चर को इंड्यूस करने से पहले आपके माइंड में स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, किसी चीज को किसी और फॉर्म में बदलना होता है। जैसे आपको क्ले दे दी जाए, तो क्ले के केस में क्या होगा, आपको पता है कि क्ले जो है आपको बहुत ही रफली फॉर्म में दी गई है, और इससे आपको कुछ भी दूसरी चीज बनानी है, तो उस चीज के बारे में भी आपके माइंड में एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस पहले से आना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम में भी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अभी मार्क कर देती हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि व्हाट आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। डिफिकल्ट प्रॉब्लम में बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी, ये तो आप जानते हैं ना। ऑफकोर्स हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम की बात करें तो क्या क्या डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इनट्रांसपेरेंसी, उसमें चीजें आर पार नजर ही नहीं आएंगी, तो इनट्रांसपेरेंसी सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, यानी क्लैरिटी, सिचुएशन की क्लैरिटी लैक करेगी। कमेंसमेंट ओपेसिटी, यानी कंफ्यूजन रिगार्डिंग हाउ टू स्टार्ट स्टेटिंग द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के बारे में अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं बता पाएंगे, आपको उसकी बिगिनिंग करने में ही प्रॉब्लम आने लगेगी। कंटिन्यूएशन की भी प्रॉब्लम आएगी, जब कोई प्रॉब्लम में क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैंने आपको कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन दे दी या कोई ऐसी बात कह दी जो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इल स्ट्रक्चर्ड है, तो आप पहले तो उसकी शुरुआत करने में आपको डिफिकल्टी होगी, उसके बाद आप उसके अंदर जाने में प्रॉब्लम आएगी। इसका और अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब हम किसी पर्सन को किसी ऐसे टॉपिक पे बोलने के लिए दे देते हैं ऐसे, या फिर ऑन स्पॉट जब कुछ बोलना होता है, कोई हमने एक चिट निकाली, उसमें कोई टॉपिक आ गया, अब उस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या करता है पर्सन, उसको स्टार्टिंग में भी दिक्कत आती है, थोड़ा बहुत वो कोशिश करेगा तो उसे स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। पॉलीटेली, मतलब द प्रॉब्लम हैज मल्टीपल गोल्स एंड सो रीचिंग सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर गोल इज डिफिकल्ट। मैंने आपसे कहा साइकोलॉजी के बारे में बात करिए, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस बारे में आप शुरू करेंगे, कि आप साइकोलॉजी की ब्रांचेस बताएंगे, साइकोलॉजी में करियर बताएंगे। इतना हमने जो टर्म है वो अम्ब्रेला कर दी कि उसके सब पार्ट्स को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पॉलीटेली उसे हम कहते हैं। इनएक्सप्रेसिवनेस, यहाँ पे प्रॉब्लम को क्लियरली एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम आती है। ऑपोजिशन, मतलब प्रॉब्लम अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट करती रहती है कि वो किस एस्पेक्ट पे बात करे, तो ऑपोजिशन वो हो जाएगा। ट्रांजिएंस, प्रॉब्लम कीप्स चेंजिंग, हमारा माइंड जो है उस चीज को लेके बार बार बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील करेगा कि हम किस बारे में बात करें, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जाहिर सी बात है उसके इंटरनल एग्जिस्ट करने वाली चीजों के बीच में, मतलब जैसे हमने कहा साइकोलॉजी के बारे में बताइए, तो इसके अंदर इतनी चीजें आती हैं कि आप ये स्ट्रगल करेंगे कि आप किस पार्ट को साइकोलॉजी से जोड़ के बात करें, तो ये डिफिकल्टी हमें फील होगी। इन्यूमरेबिलिटी, इसको आप लिस्टेड नहीं कर पाएंगे, इसकी क्वांटिफाई करने में भी प्रॉब्लम आएगी। कनेक्टिविटी, देयर इज अ हायरार्की ऑफ प्रॉब्लम इन रिलेशन टू रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन एंड एलोकेशन, तो कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आएगी। हेट्रोजेनिटी भी दिखेगी, जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम हैंडल करने में काफी डिफिकल्ट होगी। डायनामिक्स के बेसिस पे बात करें तो ये टाइम टेकिंग भी हो जाएगी, टाइम ज्यादा लेगी। टेम्पोरल कॉन्स्टेंट इसमें होंगे, देयर इज अ लिमिटेशन टू टाइम फैक्टर एट इज हैज गॉट टू बी डन विद इन अ टाइम पीरियड। टेम्पोरल सेंसिटिविटी भी देखने को मिलेगी, द प्रॉब्लम इज इन्फ्लुएंस्ड एंड अफेक्टेड बाय टाइम फैक्टर। फेज इफेक्ट्स भी होंगे, डायनामिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी होगी, मतलब बहुत सारे इसके फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम अपने आप में बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी कि कहां तक ले जाकर हमें इसे सॉल्व करना है, क्या हमने इतना बोल दिया सफिशिएंट है,
मैंने आपको बोला साइकोलॉजी के बारे में बोलिए, तो आपको लगेगा जितना मैंने बोला है पता नहीं वो सफिशिएंट है या नहीं है, तो ये चीज सफिशिएंसी की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम के अंदर हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज ही लिखनी है। जो जो आपके माइंड में आए आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। एज सच यही पॉइंट्स लिख के आए जरूरी नहीं है, आप इनको अपनी लैंग्वेज में सिंपलर वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ओके, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ग्रेटर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू बेसिक स्किल्स वेयर बेसिक ऑपरेशंस कैन बी डन विद कैलकुलेटर्स। हाउएवर सम प्रॉब्लम्स में एक्चुअली हैव स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टफ इन हायर ग्रेड्स, राइट। तो ऐसा भी होता है कि मैथमेटिकल के केस में बात करें तो कुछ चीजें बड़ी सिंपलर सी होती हैं, वास्तव में होती हैं मैथ्स में, उन्हें इजिली कर लिया जाता है, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ता जाता है उनका, तो उनको हर इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे देखें तो वो वहां भी फॉल होती है। तो इसी के साथ कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे हैं, आप देख रहे होंगे, ये सब शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब आता है नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के नेचर में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। The nature of human problem solving methods has been studied by psychologists over the past 100 years. There are several methods of studying problem solving, including introspection, behaviorism, simulation, computer modeling and experiment. बहुत सारे तरीके हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, अगर कोई आपको डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम मिल जाए, या स्टैट्स की बात कर लीजिए, जब आप स्टैट्स करते हैं तो आपको उसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगती है, तो आप क्या करते हैं, किसी न किसी चीज की, एक्सटर्नल चीज की हेल्प लेते हैं, जिसे हम कैलकुलेटर कहते हैं ऑफ कोर्स। तो उस कैलकुलेटर की हेल्प से आप न्यूमेरिकल को इजी बनाने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो नेचर है वो यही है कि वो आपसे किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स की डिमांड करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, जब आपको उसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, किसी फ्रेंड से बात करते हैं, किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं जो आपको उस चीज में राय दे, तो वो भी एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला नेचर तो यही है कि वो किसी न किसी एक्सटर्नल आउटसोर्स की बात करता है। अब गेस्टॉल्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क स्टार्ट किया था जर्मनी में, और इस टाइम तक वो काफी वर्क करते रहे। रिसर्च ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज टिपिकली कंडक्टेड इन रिलेटिवली सिंपल laboratory tasks that appeared novel to participants. In these tasks, they had clearly defined optimal solutions which were solvable within a relatively short time frame, and researcher could trace participants' problem solving steps. जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें नोटिस किया गया कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या ले रहे थे। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को भी समझ में आया कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। कि तो क्या क्या assumption बने। सिंपल टास्क सच एज द टावर ऑफ हनोई कैप्चर्ड द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड दैट द कॉग्निटिव प्रोसेसेस अंडरलाइंग पार्टिसिपेंट अटेम्प्ट टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोग्रेसेस इंगेज्ड इन व्हेन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये पैराग्राफ ये कह रहा है यहाँ पे हमसे कि जब हम सिंपलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, स्टेप्स तो उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस किसी रियल सिचुएशन में, किसी बड़ी प्रॉब्लम में, एक पूरा जो हमारा प्रोसेस होता है वो एक स्टेप की तरह काम करता है। इससे हम एक्सपीरियंस का भी नाम देते हैं। जैसे अब किसी काम को करने का आपको एक्सपीरियंस होता है, तो जब आप उससे बड़ा टास्क करते हैं तो वो एक्सपीरियंस उसका एक स्टेप जैसा बन जाता है, राइट। तो ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। सिंपल लेबोरेटरी बेस्ड टास्क कैन बी यूजफुल इन एक्सप्लिसिटिंग द स्टेप्स ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग दैट अंडरलाई प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कहने का वही मतलब है, रिपीट कर रहे हैं उस बात को। अब ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसिस्ट ऑफ टू रिलेटेड प्रोसेस, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दोनों बातें अलग अलग हैं। While problem orientation deals with the motivational, attitudinal, affective approach to problematic situation, problem solving skills deal with the actual cognitive behavioral steps. प्रॉब्लम ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि हमारा व्यू क्या है उस प्रॉब्लम के टुवर्ड्स। अगर कोई सिचुएशन देखकर हमें लगता है इसे हम कर सकते हैं, तो हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स भी उस पर अप्लाई कर देंगे, राइट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होते हैं, वो हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम किसी सिचुएशन के अक्रॉस निकल पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेंटल प्रोसेसेस है और इट्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर प्रॉब्लम प्रोसेसेस दैट इंक्लूड्स प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड प्रॉब्लम शेपिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको जो सभी मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आते हैं। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो हम ये कहें कि वो हमारी मेंटल एक्टिविटी से नहीं जुड़ा है, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग occurs when an organism or an artificial intelligence system needs to move from a given state to a desired goal state. प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो वो किसी ना किसी स्टेट में होती है, इनिशियल स्टेट होती है उसकी, उसको हमें गोल स्टेट तक ले जाना होता है। हर प्रॉब्लम सॉल्विंग का यही फेज है कि उसकी कोई इनिशियल स्टेट होती है, मतलब जो वो हमारे सामने आता है, और उसको उसकी गोल स्टेट तक पहुंचाना, यानी उसको सॉल्व कर देना। उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इस तरह से बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेजर कॉग्निटिव बिहेवियर। अब यही सब बातें ये रिपीट करते हैं आगे चल के कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं गोल तक पहुंचने में, लेकिन हमें क्या करना होता है, उसके अंदर ही हमें चीजों को इस तरह से करना होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने आपको इजी नोट्स में भी पढ़ाया हुआ है।
तो इसको भी अगेन आप नोट कर लीजिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट क्या क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो इनिशियल स्टेज होती है, ये वही बात है, उसी को आगे बढ़ाया है तो मैं क्विक चल रही हूँ थोड़ा। इनिशियल स्टेज क्या होती है कि कोई भी प्रॉब्लम जब डिफाइन होती है हमारे सामने तो वो उसकी इनिशियल स्टेज होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स है उनके पॉइंटर्स बनाने हैं, आपको हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स के सब पॉइंटर्स बनाने हैं। तो ये मैंने क्या करा, आपको एक इनिशियल स्टेज दी है, तो ये आपके सामने प्रॉब्लम प्रेजेंट हुई है। द ऑपरेटर्स मूव्स और ऑपरेशन टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब आपने क्या किया, पहले पूरा सिलेबस डाउनलोड किया, सब जितने भी हेडिंग्स हैं, जितने भी जिनके आपको पॉइंटर्स बनाने हैं उनके आपने हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स को नोट किया। ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब उसके ऑपरेशंस हैं। तो ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला पर्सन कहलाता है ऑपरेटर। और कौन है वो ऑपरेटर? ऑपरेटर आप हैं, और आप कर क्या रहे हैं, आप ऑपरेशन कर रहे हैं। जो भी मूव्स और ऑपरेशंस आप बना रहे हैं, जिनकी हेल्प से जो प्रॉब्लम है वो अपनी स्टेट से हट चुकी है, इनिशियल स्टेट से आगे बढ़ चुकी है। इंटरमीडिएट प्रॉब्लम स्टेट्स, अब क्या होगा, कई बार बीच बीच में एक ऐसे स्टेप्स भी आएंगे जिनको हम इंटरमीडिएट स्टेप्स कहेंगे, जिनकी वजह से प्रॉब्लम फाइनल स्टेज तक पहुंचेगी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ये प्रॉब्लम की स्टेज है, इनिशियल स्टेज हमें पता चला, हमने से यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो जितने भी बीच में स्टेप्स आएंगे वो सब इंटरमीडिएट प्रॉब्लम स्टेट्स कहलाएंगे। गोल स्टेट क्या है, जब हमारे पास गोल कंडीशन यानी फाइनल स्टेज पर हम पहुंच गए हैं। अब बात करें कि जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है इन 4 स्टेजेस का, उसको हम प्रॉब्लम स्पेस कहते हैं। प्रॉब्लम स्पेस ऐसे हो गया कि जहां से हमारी इनिशियल स्टेज है वहां से लेके गोल स्टेज तक का पूरा दायरा हमारा प्रॉब्लम स्पेस है, क्योंकि बिगिनिंग से एंड तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पूरे में प्रॉब्लम है। वो भले वो एंड में आके सॉल्व जरूर हो रही है, मगर वो उसका डेस्टिनेशन है, राइट। तो ऐसे समझ लीजिए जैसे ट्रेन एक स्टेशन से चली और दूसरे स्टेशन पर पहुंची, तो वो पूरा जो ट्रैक है, वो जो ट्रैक क्या है, वो पूरे ट्रेन का एरिया है। मतलब ट्रेन उस पर कभी भी चलती है और आगे बढ़ती रहती है, लेकिन वहां से वो पटरी तो नहीं हट जाती ना। वो जो पूरा ट्रैक है वो किसका है, वो ट्रेन का है। वहां पे आप नहीं चलेंगे, वहां ट्रेन चलेगी। तो वो जो पूरा ट्रेन का जो आप ट्रैक देख रहे हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, वो क्या है, यहाँ इस केस में वो प्रॉब्लम स्पेस है। ओके, उसे कहते हैं प्रॉब्लम स्पेस। इसलिए बता रही हूँ ये टर्मिनोलॉजी आपको, कि कभी आपके सामने किसी एमसीक्यू में, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये नजर आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम स्पेस होता क्या है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम स्पेस वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू अनदर। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट ईच इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम स्पेस इज यूनिक एंड डिपेंड्स आल्सो ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। हर पर्सन के लिए प्रॉब्लम स्पेस जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत इजी हो सकता है। कोई पर्सन कहेगा यार इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, यानी उसका परसेप्शन उस प्रॉब्लम के टुवर्ड्स, उसकी अप्रोच उस प्रॉब्लम के टुवर्ड्स जैसी होगी, वैसा ही प्रॉब्लम स्पेस उसको नजर आएगा। प्रॉब्लम स्पेस सबके लिए एक व्यू है, राइट, तो वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ पे बात करेंगे। कि पहले तो ये पढ़ लेते हैं, द इनिशियल स्टेट ऑफ अ प्रॉब्लम इज क्रिटिकल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सम प्रॉब्लम्स इनिशियल स्टेट में लीड टू डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अलग अलग तरीके से चलती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं? ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज यूज होती हैं, टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड आर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एलिमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशीट, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेसन प्लान, जो भी चीजें क्रिएटिवली की जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू है, कुछ खास आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फिर अगेन क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए हमारी यूनिट बहुत सही चल रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है ना, स्पेसिफिकली पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम स्पेस। तो जब तक आपको पता नहीं होगा तब आप बता नहीं पाएंगे। ये इसका लास्ट फेज है इस वीडियो का, जिसमें हम अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे अभी इल डिफाइंड वेल डिफाइंड का सिर्फ जिक्र है। अगला जो यूनिट है उसमें बहुत बेहतर तरीके से बात हुई है। तो मैंने भी ओवरव्यू की तरह ही आपको बताया, वैसे बता तो दिया है। जब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, पर फिर भी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे एक नेचर की बात हो रही है, तो जनरल बातें हो रही है। ऑलराइट, चलिए, टाइप्स ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस किस टाइप की थिंकिंग लगता है आपको कि इन्वॉल्व होती होगी? आप खुद से सोचिए, जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं किस तरीके से आप सोचते हैं? सबसे पहले तो प्रोडक्टिव थिंकिंग की हमें जरूरत होती है। थिंकिंग हमारी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। अगर हम उस प्रॉब्लम के टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग रखेंगे, कुछ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं रखेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, हम और प्रॉब्लम के अंदर पहुंच जाएंगे, है ना। वैसा हमें नहीं करना है। बीइंग सेंसिटिव एंड ओपन टू स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स, हमें हमेशा सेंसिटिव भी रहना है। और क्या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी शुरू में मैंने बोला था आपसे कि कोई ऐसी चीज जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, हम उसे आउटसोर्स कर सकते हैं, या वो हमारी हेल्प कर सकती है, तो उसके टुवर्ड्स भी हमें अपनी माइंड को फ्री रखना है।
गोइंग बियॉन्ड द नॉलेज लर्न फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो हमें ओपन रहना चाहिए उसके लिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो बस इतना ही पता है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं थिंकिंग प्रोसेसेस के टाइप की। एनालिटिकल थिंकिंग, सिंथेटिक थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है? देयर इज नथिंग मोर इन सोल्यूशन देन इन द प्रीमाइस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रॉब्लम इज अ सिंपल क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन योर हाउस, देन द आंसर इज सिंपल, काउंटिंग ऑफ द डोर्स एंड एडिंग इट अप। There can be no other answer and there can also be no other solution. तो ये analytical thinking का example हो गया। Synthetic thinking does not contain the conclusion in the premise itself because the solution is not needed in the construction of the mental object. जैसे हमें पता है कि 2 is the divisor of 4, 4 is the divisor of 8 and 2 is also a divisor of 8. In general, it is true that a divisor of a divisor is a number of a divisor of that number. ये एक mathematical example यहाँ पे दिया है। अगर mathematically समझ में प्रॉब्लम आए तो मैं सिंपल कर देती हूँ आपको। पहला तो आप एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब समझ गए, आपको कुछ एनालाइज करना है, आपको कोई टास्क दिया है जिससे आपको चीजों को इजीली बता देना है। सिंथेटिक थिंकिंग में क्या होता है कि जो डायरेक्ट नजर आता है वो नहीं, उससे और क्या बन के हमारे सामने आ सकता है उसको आपको बताना है, वो कहलाती है सिंथेटिक थिंकिंग। मतलब हम किसी भी चीज के बारे में एक तो बहुत आसानी से किसी चीज को बता सकते हैं, और एक होता है उसके पीछे की हिडन बातों को या उससे कुछ और भी चीज निकल कर आ रही है उसको कर पाते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग पे सभी लोग हाई होते हैं, हर कोई बता सकता है, बेसिक सी चीज है। मगर सिंथेटिक थिंकिंग जो होती है वो हर पर्सन में वेरी करती है इसकी डिग्री, कि कोई पर्सन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है, तो वो बेस्ड होता है सिंथेटिक थिंकिंग पर। Such solutions are best reached by constructing mental models like images like number line. The importance of synthetic thinking is that you can get out more than you put into it. Okay, after you construct a mental model, you can see relationships that were not evident before you constructed it. अब एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पे सिंथेटिक थिंकिंग का। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ। ये ट्राइंगल है, ठीक है, हमें यहाँ पे 3 ट्राइंगल मतलब 3 आपको नजर आ रहे हैं। कोई ये कहेगा कि इसमें 3 ही ट्राइंगल हैं, कोई ये कहेगा आपको, जैसे हम इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ओके, जनरली अगर हम किसी से कहें कि आपको इसमें ऊपरी तौर पर कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, तो हर कोई ये कहेगा कि 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इसमें 3 ट्राइंगल हैं? कितने ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं? एक छोटा सा टास्क दे देती हूँ आपको, मुझे भी मजा आएगा अगर आप सॉल्व करके बताएंगे कि आपको इस इमेज में टोटल कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, और आपको अपना आंसर कमेंट्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। ठीक है, कितने, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर, ये डिफाइन करेगा कि आपकी सिंथेटिक थिंकिंग कितनी है। ओके, चलिए, मुझे भी मजा आ गया आपको एक क्वेश्चन देके। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे न्यूवेल अप्रोच आती है, जो आगे पढ़ेंगे, अभी तो नहीं है, पर न्यूवेल का नाम आता है यहाँ पे। वो पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कंप्यूटर स्टिमुलेशन अप्रोच को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऐड किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, वैसे अभी इनके बारे में बहुत आगे बात होगी, नेवेल्स अप्रोच आएगी प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो वहां बात करेंगे। और अच्छा, एक चीज हमने ऊपर की लाइन में मिस करी है, मैं आपको उसको भी कंप्लीट करा देती हूँ, छोड़ना कुछ नहीं है। 1 is synthesizing the available information and facts to derive new solution. This is termed as developing insight. Insight का मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि, यानी सूझ, कहते हैं ना, उसने सूझबूझ से अपनी प्रॉब्लम को हेल्प कर लिया। तो इनसाइट का प्रॉपर मीनिंग होता है अंतर्दृष्टि, जो चीजें हमें डायरेक्ट नजर नहीं आती पर अपनी इनसाइट से सोच पाते हैं, इंट्यूशन से सोच पाते हैं। तो इंट्यूशन को डेवलप करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, हम बता पाएंगे कि हमारी जो पिक्चर है उसमें ट्राइंगल्स कौन से हैं, जो अभी हमें लग रहा है कि सामने से 3 ही है पर कुछ हिडन भी है ना, वो आपको हेल्प करेगा। क्यों मैंने इस चीज पे भी हाईलाइट किया है, क्योंकि अभी इनसाइट वाला भी टॉपिक एक बचा है लास्ट, उसको भी हम कवर करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो नेवेल्स का नाम यहाँ पे आता है जिन्होंने इस फील्ड में वर्क किया है, और ये कहते हैं कि ये देखिए, माइंड्स आई टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। क्या हमारे माइंड की भी आईज होती हैं? वो वही आईज होती है जो हिडन होती हैं, जो वो चीजें देख पाती हैं जो हम नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। माइंड्स आई हैज ट्रेडिशनली बीन अ कंट्रोवर्शियल इशू इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अनदर वर्ड फॉर इट इज ह्यूमनकुलस, मीनिंग लिटिल मैन इन द हेड। मोस्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट डिसअप्रूव ऑफ दिस कॉन्सेप्ट माइंड्स आई। माइंड्स आई के कॉन्सेप्ट को डिसअप्रूव करते हैं क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हम माइंड से बहुत सारी चीजों को और भी समझ सकते हैं जो हम नहीं समझते हैं।
आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट प्रॉब्लम, इसीलिए मैं आपको इनसाइट प्रॉब्लम समझा रही थी, लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। और मेरे ख्याल से हमारा वीडियो जो है बहुत लेंदी भी नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने विद इन 30 मिनट्स हम इसे कवर कर लेंगे मैक्सिमम, उससे भी कम में हो जाना चाहिए आई थिंक। तो चलिए इनसाइट प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम विद दीज आर इंसाइटफुल सोल्यूशन एंड सोल्यूशन विदाउट इन्वॉल्विंग इनसाइट। किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक तो इंसाइटफुल सोल्यूशन हो सकते हैं, अभी इंसाइट वर्ड से आप फेमिलियर हो ही गए हैं। Solution without involving insight. The essential characteristic of an insight solution to a problem is that the solution appears suddenly without warning. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपसे कोई बात कर रहा हो और कुछ क्विक एकदम से ऐसा होता है ना कि फटाफट से आपके माइंड में कुछ आया, ये इनसाइट से होता है। ये चीजें जब बहुत क्विकली बिना किसी वार्निंग के अपीयर हो जाती हैं आपके माइंड में, बिना कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाए अपीयर हो जाती हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट इनसाइट आर सॉल्व ग्रेजुअली रादर देन सडनली। जब हम प्रॉब्लम इनसाइट की हेल्प से सॉल्व करते हैं, वो इंटेंशनली नहीं करते हैं, पर उससे बहुत जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब हम प्लान करके करते हैं तो हम उस प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप कहते हैं किसी को बताते हैं कि एकदम से मेरे माइंड में आइडिया आया और मैंने तुरंत उसको करा और फटाफट वो काम हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, इनफैक्ट आपके भी साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ ऐसा कभी ना हुआ हो। तो इनसाइट प्रॉब्लम्स जो होता है, इनसाइट से की हेल्प से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स जो होती है। अब अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा प्रॉब्लम्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट इनसाइट। विदाउट इनसाइट में फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैथ्स की प्रॉब्लम में आप सोचेंगे फटाफट से मुझे एक नया फॉर्मूला याद आया और मैंने अपने मन से लगा के उसे सॉल्व कर दिया और आंसर मुझे मिल गया 0, जो कि होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ इनसाइट नहीं चलेगी, यहाँ चीजें प्री प्लान्ड है। मैथमेटिक्स में आप जो भी सॉल्व करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को पहले आप जानते हैं, उसको फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ विदाउट इनसाइट चलता है। The subjective themselves must be able to distinguish between these two type of solutions. As the subject solve a non-insight problem, they should be able to tell that they are getting closer to the solution. ये किसकी बात हो रही है? वही, जब हम मैथमेटिकल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें पता होता है कि अच्छा अभी हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके बाद हमें डिवाइड करना है और फिर जो डेसिमल में वैल्यू आएगी वो आंसर है। हम सोल्यूशन के कितना दूर या कितना नजदीक है हमें पता होता है। Non-insight problem subjects generally have a greater feeling of warmth as they get closer and closer to the solution. यहाँ पे हम अपनी स्पीड से चलते हैं और हमें पता होता है कि हम कितनी देर में वहां तक पहुंच जाएंगे। Non-insightful problems are solved step by step and with each step the subject gets closer to the solution. यही बात कर रहे हैं, 3-4 बार एक ही बात को बोल दिया हमने। ओके, अब आते हैं insight problems पर। For insight problems, there is no gradual approach to the solution and so subjects do not feel warmer until the solution actually appears. Feeling of knowing and feeling of warmth reflects judgment about subjects make about their own knowledge. Such judgments are example of metacognition. Metacognition का मतलब क्या होता है? One knows about the technique of how accurately one can access one's own cognitive processes. Cognition तो आप जानते हैं, मेटा जो होता है वो खुद के लिए होता है, तो मेटाकॉग्निशन मतलब अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में नॉलेज होना इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। ओके, तो जब यहाँ पे पर्सन को एक कोई ऐसा इंसाइट मिलता है या कुछ फीलिंग आती है कि मैं ऐसे करके देखूं, ऐसा ट्राई करके देखूं, ऐसा हो सकता है, तो उसको अपनी एफिशिएंसी का अंदाजा होता है कि ये जो मैं सोच रहा हूं ना, ये जो मेरे थॉट माइंड में आया है, ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो चलो फिर लॉन्ग मेथड से ही चलते हैं। जो शॉर्टकट हमारे माइंड में आता है उसको हम एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे या नहीं, ये भी साथ में चीज हमारी फीलिंग आती है। हमें पता होता है कि जो सोच रहे हैं वो कर भी पाएंगे या नहीं। ओके, इट हैज बीन शोन दैट पीपल्स मेटाकॉग्निटिव असेसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑन non-insight problems are quite accurate. However, their metacognitive assessment of their performance on insight problems are not accurate because an insight is not something that can be planned. जब ये मेटाकॉग्निटिव असेसमेंट होता है हमारी परफॉर्मेंस का किस पर? नॉन इनसाइट प्रॉब्लम पर, तो हम काफी हद तक एक्यूरेट होते हैं। जो जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन, थ्योरम आपको पता है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए आपके स्टैटिस्टिक्स के ही बारे में सोच लेते हैं, वहां पे आपको फॉर्मूला पता है, आपको मालूम है कि आप कैसे करेंगे, तो आप काफी हद तक एक्यूरेट रहेंगे। लेकिन जब यही मेटाकॉग्निटिव असेसमेंट हमारी उन परफॉर्मेंस का होता है जो इनसाइट पर बेस्ड होती हैं, तो वो बहुत हद तक एक्यूरेट नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट गलत निकलेगा, पर हम 100% श्योरिटी से तब तक नहीं कह सकते जब तक रिजल्ट हमारे आगे ना जाए। उस समय तक हम ट्रायल मोड पे ही चल रहे होते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। ओके, क्योंकि इसको हम प्लान नहीं कर सकते। जहां पे प्लानिंग होगी वहां पे चीजें क्लैरिटी से निकल कर आएंगी। एन इनसाइट इज समथिंग दैट हैपेंस टू द पर्सन, नॉट समथिंग दैट अ पर्सन डिसाइड्स टू हैव। ये बात भी हमने कर ली है कि इनसाइट हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये तो होती है खुद से। इन इनसाइट सोल्यूशन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द सडन इल्यूमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट। तो इनसाइट प्रॉब्लम के और उसके बहुत सारे यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं पॉइंट्स इस तरीके से। मैं देख लूं एक बार, यस हमारा इतना ही पोर्शन बचा है, फटाफट से हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है। वैसे तो बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिस नहीं करनी है, वो ये है
कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से जुड़ी है ये टर्मिनोलॉजी। जो इनसाइट वर्ड है ना, इनसाइट का प्रिंसिपल भी है काफी सारे, वो हमारे गेस्टॉल्ट से जुड़े हैं। गेस्टॉल्ट कौन थे? गेस्टॉल्ट लोग थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने जो इस चीज पर बिलीव करते थे कि पर्सन अपने इनसाइट से बहुत सारी चीजों को कर सकता है। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत भी इन्होंने बनाया है। ओके, इनसाइट लर्निंग भी इन्होंने दी है। तो गेस्टॉल्ट जो थे वो बिहेवियरिज्म के टाइम पर आए थे और उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे। तो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर भी इनसाइट का यूज किया है कि किस तरीके से इनसाइट की हेल्प से या बिना इनसाइट के जब हम चलते हैं तो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश किया है। आपके लिए छोटा सा काम छोड़ रही हूँ मैं, इसकी रीडिंग आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं है जो मुझे आपको बतानी हो, लेकिन एक बार आप क्विकली रीड कर लेंगे तो ये वही बातें हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगी कि कैसे हम इनसाइट से विदाउट इनसाइट चीजों को लेके चलते हैं। मैंने अच्छा खासा आपको एक्सप्लेनेशन इसमें कर दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। तो ये इसी के साथ हमारी आज की यूनिट शुरू भी हो गई थी और खत्म भी हो गई। आई एम सो हैप्पी कि मैंने जो चीज सोची थी, प्लान की थी, वो हो गई। मैंने फिलहाल तो किसी इनसाइट से नहीं किया था, मेरा तो प्लान वे ही था। और ये इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम अब अगले वीडियो में नेक्स्ट यूनिट पर आएंगे। ये जो यूनिट थी ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देती है, इसको समझना उतना ही इंपॉर्टेंट था जितने आगे की यूनिट को समझना, क्योंकि बिना समझे आप टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को नहीं पढ़ पाएंगे। सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम प्रॉब्लम्स के डिफरेंट टाइप को पढ़ेंगे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस तरह से जो हमने वन वीडियो में पूरी वन यूनिट को कंप्लीट किया है, वॉज इट सफिशिएंट फॉर यू, या आप चाहते हैं कि इसको हम ब्रेक करके ही आगे करें, या इस तरीके से भी हम एक लॉन्ग वीडियो में पूरी यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। अपने सजेशन जरूर दीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। जो हमने ट्रायंगल वाला पूछा था उसका मुझे इंतजार रहेगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।